हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल में देखा है धुआंधार प्रश्न, तो फ्रेंड्स वाकई में धुआंधार प्रश्नों की जबरदस्त ये वीडियो है और पूरे जोश के साथ में। सबसे खास बात है कि पूरा एनालिसिस करके समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन को पूरा ऑपरेशन करके बताया गया है और एक भी क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अभी मत करें, चैनल को भी सब्सक्राइब मत करें। मैं नहीं कहता दूसरों की तरह, मैं आपको लेकिन इतना जरूर कहूँगा, वीडियो को देखने के बाद में फैसला लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। देखिए, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर आपसे पूछा गया, सबसे बड़ी पोतवाहक, तो ये कौन सी है? तो सबसे बड़ी पोतवाहक है आपकी ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी ये पोतवाहक नहर है। और यहाँ पर देखिएगा, मैंने थोड़ा सा और समझाया इसके बारे में। तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है और जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इस नहर को बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका मानी जाती है वो माने जाते हैं फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। इनकी भूमिका थी इसमें, तभी ये नहर बनाई गई। और ये नहर जब बनी थी, जब इसका निर्माण हुआ था, तब इसकी लंबाई थी 164 किलोमीटर। कितना था? 164 किलोमीटर जब ये बनी थी। लेकिन वर्तमान में इसकी जो लंबाई है लगभग 193 मीटर के आसपास है और ये संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और 1956 में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। और जानते हैं बाकी फैक्ट के बारे में, जो बाकी आपके सामने विकल्प हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, मैंने आपको बता दिया। और किस महाद्वीप को किससे अलग करती है? तो ये भाई साहब अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। किससे? एशिया महाद्वीप से। ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और ये 17 नवंबर 1800, याद रखिएगा, हालांकि तिथि पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी की याद रखिएगा। 17 नवंबर 1869 ईस्वी में इसे खोला गया था पहली बार, इस नहर को। और लगभग 10 वर्ष लगे थे इसे निर्मित होने में। याद रखिएगा कितना, लगभग 10 साल का समय लगा था। लगभग 164 किलोमीटर थी जब ये बनी थी और वर्तमान में है कितनी है? लगभग 193 किलोमीटर की वर्तमान में इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स, इतना बहुत है आपके बारे में। हाँ, दूसरा, इस नहर का जो स्वेज नहर है, ये इस नहर का जो ऊपर वाला किनारा, ये वाला, ये जो चुंगी कर लेते हैं, यहाँ पर जो चुंगी ली जाती है, तो इस वाले ऊपरी किनारे को बोलते हैं हम पोर्ट सईद। क्या बोलते हैं? पोर्ट सईद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पोर्ट सईद। और जो नीचे वाला किनारा है इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। ये स्वेज के नाम पर ही रखा गया है, पोर्ट स्वेज। तो याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम कील नहर के बारे में। देखिए, जो कील नहर है ये जर्मनी में है। कहाँ पर है? ये जर्मनी में है कील नहर। और ये याद रखिएगा विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त प्राकृतिक नहर है। कौन सी? प्राकृतिक। ये मानव निर्मित नहीं है ये, बल्कि प्राकृतिक नहर है। विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त नहर है, बीजी है। जबकि जो मानव निर्मित नहर है ये स्वेज नहर, ये मानव निर्मित नहरों में सबसे अधिक व्यस्त है। कौन सी? स्वेज नहर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और सबसे लंबी भी है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। और ये मानव निर्मित है, जो सबसे व्यस्त है। और जबकि जो कील नहर है जर्मनी में, ये जो प्राकृतिक नहरों में से सबसे अधिक व्यस्त नहर है। याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा। अब आते हैं हम पनामा नहर की ओर। तो जो पनामा नहर है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? ये पनामा देश में ही है। और ये प्रशांत महासागर को किससे अलग करती है? ये प्रशांत महासागर को अलग करती है, कैरेबियन सागर से होते हुए जाती है अटलांटिक महासागर से। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और कहाँ से होकर जाती निकलती है? ये कैरेबियन सागर, वाया कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, जो इसकी लंबाई है वो है 82 किलोमीटर। ये 82 किलोमीटर की मात्र इसकी लंबाई है। चौड़ाई लगभग 90 मीटर, 90 मीटर के आसपास चौड़ाई है इसकी। और जो इसकी न्यूनतम गहराई है वो लगभग 12 मीटर है। ये आप याद मत रखिएगा, तब भी चलेगा, नहीं भी रखेंगे तो। बस आप इतना याद रखिएगा। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं इसके बारे में बताऊंगा जो पनामा नहर के बारे में, वो ये है कि पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर पूछा जाता है आपसे कि कौन सा देश है जो पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है? तो वो बना रहा है निकारागुआ। ये याद रखिएगा, निकारागुआ बना रहा है इसकी प्रतिद्वंदी नहर। क्योंकि यहाँ से जो कमाई होती है, तो ये जो निकारागुआ ये चाह रहा है कि इसकी जो कमाई है वो मुझ पर आ जाए, अर्थात हम भी कुछ कमाई करें। तो इसकी प्रतिद्वंदी नहर कौन बना रहा है? निकारागुआ। याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी फैक्ट है, जो ये पनामा जो नहर है, ये इसमें लॉकिंग सिस्टम है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नहर है जिसमें लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। लॉकिंग, इसे बंद भी कर सकते हैं और जब चाहे खोल भी सकते हैं। तो याद रखिएगा। अब आते हैं आप सू नहर की ओर। जो आपको ये सू नहर दिखाई दे रही है, कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की ये नहर है। और ये नहर किसको? उत्तरी अमेरिका को, ये उत्तरी अमेरिका को किससे? अब आते हैं सू नहर की ओर। जो आपको विकल्प सी में सू नहर दिख रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तरी अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में है। कौन सी? सू नहर। और याद रखिएगा, ये नहर जो है उत्तर अमेरिका की 2 बड़ी झील है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी सुपीरियर झील और दूसरी है ह्यूरोन झील।
इन दो झीलों को ये जोड़ता है और इन दोनों झीलों के बीच में एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसका नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स उसका नाम है सेंट मरी। ये याद रखिएगा, ये एक बार पूछा क्या था क्वेश्चन, ये इसका नाम है सेंट मरी वाटरफॉल। इन दोनों के बीच में है, ह्यूरोन झील के और सुपीरियर झील के बीच में है। और इसी की बाधा को दूर करने के लिए, इसी की समस्या को दूर करने के लिए सू नहर का निर्माण किया गया था। ये मानव निर्मित नहर है, कृत्रिम नहर है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जितने फैक्ट सारे कवर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन इनमें से जोड़ा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये आपका लिपुलेख दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भाई साहब, बल्कि कहाँ पर है ये? तो ये है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। और यह भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट, किससे? तकलाकोट शहर से जोड़ता है। जबकि जो सिकपिला दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये सही है, नाथुला सिक्किम में है, और जो जिला आपका कश्मीर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है जो बिहार है, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है भारत का। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है कोसी नदी का बहना, अर्थात इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, इसीलिए। और कोसी एक ऐसी नदी है जो लगातार अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती है, अर्थात अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे क्या होता है कि बाढ़ की जो विभीषिका है वो बढ़ जाती है, अर्थात बाढ़ और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है इसी कारण से। और ये निकलती कहाँ से? तो ये नेपाल के हिमालय से निकलती है, याद रखिएगा, अभी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। इधर ये शहरों के नाम है और इधर ये नदियों के नाम है। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर महानदी पर स्थित नहीं है। भुवनेश्वर कहाँ है? ये उड़ीसा की राजधानी है। और ये कटक जो है ये महानदी के किनारे पर स्थित है। आपका महानदी के किनारे पर भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि क्या है? जो कटक शहर है उड़ीसा का, ये स्थित है महानदी के बैंक पर, किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? आपके सामने चार विकल्प हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। यदि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और लगभग कहां कहां से होकर गुजरती है, तो आप इसका अनुमान अच्छी प्रकार से लगा पाएंगे यदि आपने मैप पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 8 राज्य वे कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से। तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मित्र पर गमछा झार, उसको आप याद कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा, भारत के लगभग बीचों बीच से, अर्थात ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, गांधीनगर। यहाँ पर पढ़िएगा आप ध्यान से। देखिए कर्क रेखा पहले कहते किसे हैं? तो फ्रेंड जो 23.5 डिग्री होती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस रेखा के निकटतम दूरी पर सबसे अधिक जो है वो गुजरात की राजधानी है, जिसका नाम है गांधीनगर। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मित्र पर गमछा झार, ये आप याद कर लीजिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएंगे और आप जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेंगे इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी, फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी, याद रखिएगा। और कश्मीर की घाटी कहाँ पर है? तो ये महान और मध्य हिमालय के बीच में है। जबकि जो फूलों की घाटी है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये लाहौल स्पीति तथा काठमांडू की पहाड़ी के बीच में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असम। जो साइबेरियन सारिस है उसके लिए जो सबसे अधिक जो सुविधाजनक स्थान है वो कौन सा है? आपका असम है। और असम के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस, याद रखिएगा, दोनों ही कहाँ पर है? असम में है। और ये दोनों ही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साइबेरियन सारिस के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है उनके रहने के लिए। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित रहता है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों को याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहां पर? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। कैरेबियन सागर में, चीन सागर, अरब सागर या श्याम सागर? तो ये उठते हैं, ऑप्शन नंबर ए है विकल्प ए, कैरेबियन सागर में। यहां पर पढ़िएगा, टोर्नेडो क्या है? भयंकर अल्पकालीन तूफान है, अर्थात कुछ समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए तबाही ज्यादा मचाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में आते हैं। कहां पर? मिसिसिपी इलाके में। और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, जहां इसे क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहा जाता है। और ये जल और थल दोनों जगह उत्पन्न होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जल और थल अर्थात जमीन पर और जल में, समुद्र में, ये दोनों जगह उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और इन हवाओं की जो रफ्तार होती है वो लगभग कितने होते हैं? 325 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। बड़े भयंकर अल्पकालीन तूफान माने जाते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहां पर अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं? कांगो घाटी, गंगा, हुआंगो या मरे डार्लिंग? ऑप्शन नंबर
ए है इसका राइट आंसर। कांगो घाटी में पाए जाते हैं अयनवर्तीय वर्षावन। और ये कांगो नदी क्या है, विश्व की ऐसी नदी है जो 0 डिग्री विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, एक भी फैक्ट आपका छोड़ूंगा नहीं, सारे बताकर छोड़ूंगा। देखिए काटती कैसे है, मान लो आपकी ये है आपकी कौन सी विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये आपकी कांगो नदी है, तो ये क्या है, ये 2 बार, एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा, तो 2 बार काट दिया। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है और ये अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। कांगो घाटी में ही जो है अयनवर्तीय वर्षा के वन पाए जाते हैं और ये घाटी जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। यहाँ पर सदैव क्या होता है कि बर्फ जमा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं और यहाँ के पेड़ होते हैं अत्यधिक घने और ऊंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरिके बैराज है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। और ये बैराज का है सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। किस पर, सतलुज और व्यास, इन दोनों नदियों को याद रखिएगा भाई साहब। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त ये परियोजना है। और देखा जाए तो इससे सबसे अधिक लाभ हुआ है राजस्थान को। भाई साहब राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इस इंदिरा गांधी नहर को। और जैसे कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिले हैं, जैसे कि आपका जैसलमेर हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब क्या है, जैसलमेर, ये इन जिलों को सबसे अधिक फायदा पहुंचा है इस हरिके बैराज से निकलने वाली इंदिरा गांधी नहर से। तो इसलिए लाइफलाइन कहा जाता है राजस्थान की। और ये भारत की महत्वपूर्ण नहर बहुउद्देशीय क्या है, परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में है ये। और 1957-58 में ये स्थापित हुआ था। इसका पुराना नाम था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो बदलकर कर दिया गया राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और वर्तमान में इसका नाम यही है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाने पर या स्याही निकलने लगती है, तो उसका कारण क्या है, क्यों निकलने लगती है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वायु दाब में कमी के कारण। यदि एयर प्रेशर कम हो जाए तो उसके कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर आप जानते हैं कि जो दाब होता है वो क्रमशः कम होता जाता है। जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे दाब उतना कम होता जाएगा। और इस कारण जो है ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव के में पेन के अंदर का जो स्याही होती है वो उसका जो दबाव है उसका श्याम में भंग हो जाता है। इसलिए पेन के अंदर से स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश, चेर, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था। यहाँ पर पढ़िएगा, चोल वंश इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत में चोल वंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए जाना जाता है और जिसकी सहायता से चोलों ने क्या किया था, श्रीलंका, श्रीविजय, दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी इसी के बल पर। और संगमकालीन चोल वंश का जो पुनरुत्थान है वो 9वीं शताब्दी में हुआ था और इस समय इसका संस्थापक था विजयालय। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। और विजयालय ने ही तंजौर को अपनी राजधानी भी बनाया था, तंजौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1931, 29, 41 या फिर 1939। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था 1929 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, रवि नदी के तट पर हुआ था। और इसमें ये जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित नेहरू ने या फिर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का नारा किस अधिवेशन में दिया था। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को स्वतंत्रता के नए झंडे को फहराया गया था। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को यह निश्चित किया गया। ये जो तिथि है 26 जनवरी 1930 ये निश्चित की गई थी प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर सी है, मंगोलिया में है गोबी का मरुस्थल। कहाँ पर, मंगोलिया में। और गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया। मंगोलिया आपका एशिया में महाद्वीप में पड़ता है और ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये संसार का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। फिर पहला दूसरा कौन है, तो पहला है आपका सारा मरुस्थल और दूसरा है अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट। और थार का मरुस्थल आप जानते हैं ये पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है, थार का मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर पढ़िएगा डिटेल से। संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 ईस्वी में। और इसमें इंदिरा गांधी सरकार, जो तत्कालीन इंदिरा सरकार थी, उसने क्या किया था, आर्टिकल 51 के तहत
मूल कर्तव्यों की स्थापना की थी। और इनकी संख्या कितने हैं मूल कर्तव्यों की, जो तो 11 है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा आर्टिकल 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और उनके संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये सब भी जोड़ा गया था इसमें, कब, 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाप से अधिक हाथ जलता है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि। जबरदस्त क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है ये भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। भाप में क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है, इसलिए जो है भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम उष्मा अधिक होती है उबलते हुए पानी में। इसलिए क्या होता है कि भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है, जबकि उबलते हुए पानी से उतना कष्ट नहीं होता। कष्ट तो होता है लेकिन उतना नहीं हो जितना कि भाप से आपने एक्सपीरियंस किया होगा। यदि आप कुकर में जब सीटी आती है तो उसके ऊपर आप एक बार हाथ रख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को रमन इफेक्ट जो है ये प्रकाश में आया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी को रमन प्रभाव इफेक्ट में आया था। और रमन प्रभाव की खोज के लिए ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, क्या होता है, कब होता है? भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले तो आपको इक्विनॉक्स को समझना होगा ये क्या है, और उसके बाद में जब दिन और रात बराबर होते हैं वर्ष के 2 काल कौन कौन से हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इस घटना को कहते हैं इक्विनॉक्स। यहां पर पढ़िएगा ध्यान से, जब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है तो तब दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं और पृथ्वी की यही स्थिति कहलाती है इक्विनॉक्स। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 तिथि ऐसी है जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं। बसंत विषुव और शरद विषुव हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी घटना को कहते हैं इक्विनॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या फिर सिस्टोसिन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है टायरोसिन। यहां पर पढ़ेगा ध्यान से, गुणसूत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जीन डीएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और असंख्य छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अणुओं के रासायनिक संयोग से बना डीएनए आनुवांशिक लक्षणों का संवाहक होता है। और डीएनए में 4 प्रकार के आधार पाए जाते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन। और डीएनए की रचना का यह जो आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में जोड़े बनाता है। इसलिए डीएनए की संरचना से स्पष्ट होता है कि टायरोसिन डीएनए का यौगिक नहीं है। याद रखिए, यहां पर भी देखिए आप, इन चारों में टायरोसिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम ये क्या है, ये आवश्यक तत्व है। और पोटेशियम क्या है? हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इन सभी वस्तुओं में इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं पोटेशियम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर अरस्तु। यहां पर देखिए, यहां पर डी, इसको डी करिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, अरस्तु। और देखिए यहां पर पढ़िएगा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहते हैं, किसे कहते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिक का जो जनक है वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन माने जाते हैं। जबकि फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं हम आइजैक न्यूटन और गैलीलियो को। फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं एंटोनियो लेवोजियर। याद रखिएगा इन सभी को। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान से संबंधित गलत कथन बताना है आपको। आप इन चारों कथनों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर विचार करिएगा कि रजिया सुल्तान से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान का उत्तरवर्ती शासक अर्थात रजिया सुल्तान के बाद जो शासक था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। क्या ऐसा सही है? नहीं है, तभी तो ये विकल्प गलत है। तो फिर सही क्या है? तो उत्तरवर्ती शासक कौन था? ये था मुइजुद्दीन बहराम शाह। जबकि ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था ये पूर्ववर्ती था, अर्थात इससे पहले था, रजिया सुल्तान से पहले। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को कहते हैं गुलाम का गुलाम। और इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। और गुलाम वंश की 5वीं शासिका थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। और इसका जिससे पहले जो शासक था वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बाद में था मुइजुद्दीन बहराम शाह। और रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है। डाउन्स, वेल्ट्स, स्टेपीज या फिर प्रेरीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्टेपीज। और विश्व के प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं?
ये आपका प्रेरिये है। प्रेरिये कहाँ पाया जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। जबकि जो पंपास है वो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, आपसे विकल्प में है तो दक्षिण अमेरिका होगा, अर्जेंटीना होगा। और जो वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, ऑस्ट्रेलिया क्या है, यदि आप मैप देखेंगे सबसे डाउन में है, तो इसलिए डाउन्स कहाँ पर हो गए? ऑस्ट्रेलिया में। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। स्टेपिज आपका एशिया में, और उसमें भी खासकर जो रूस और चीन का मंचूरिया में एरिया है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम किस में होता है? शीत ऋतु में, बसंत में, शरद में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये होता है सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग क्या होता है? सीधी पड़ती है, इसलिए हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और इस घटना से क्या होता है कि जो लो प्रेशर है, लो एयर प्रेशर, निम्न वायु दाब, इसका निर्माण होता है। और इसलिए जो है तापमान और वायु दाब में क्या होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। इसी कारण से ये क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं, जो वायु दाब है वो सबसे कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये आर्टिकल है ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 40। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। किसमें? आर्टिकल 40 में। और नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय के वाद योग्य नहीं है, वाद नहीं है, वाद, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती संसद में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ 7 हो गया, इसको 14 करिएगा। 14 दिन, कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। तो यहाँ पर पड़ेगा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और साइन हो। और आर्टिकल 61 है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य से संबंधित है ये। और ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। अब इसका अर्थ क्या है? ABC सूचकांक है क्या? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ये ABC सूचकांक है ये है शिक्षकों एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक कहते हैं इसे, ABC सूचकांक को। और इस सूचकांक के द्वारा, इस इंडेक्स के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण एवं स्कूल जाने के 4 संकेतों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABC सूचकांक संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है भाई साहब शिक्षकों एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है इनमें से? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी को तो आप बता देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? ये जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? धनी प्रदेश है, धनी क्षेत्र है। और किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न 2 प्रमुख स्थान है। कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय। लेकिन विकल्प में आपका केवल और केवल पश्चिमी घाट था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क था। अब ध्यान से पढ़ेगा, इसके बारे में स्पेशल फैक्ट जो भी बनेंगे सारे कवर करेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर 1936 ईस्वी में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। और आज़ादी के बाद में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पर फिर बदला गया था, इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पुनः 1957 ईस्वी में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी जिनका नाम जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर कर दिया गया। कब? 1957 ईस्वी में। और वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको मालूम चल गया होगा कि हमारी वीडियो का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। हम आपका समय बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे भाई साहब सारे जबरदस्त और धुआंधार होंगे, अर्थात एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा भाई साहब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है विम कडफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रथम नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम विम कडफिसेस जाने जाते हैं। और ये क्या थे? शैव मत के अनुयायी थे, अर्थात ये शैव धर्म को मानने वाले थे। और इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। और उसने क्या? महेश्वर की उपाधि भी धारण कर दी, महेश्वर।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन या फिर ओगदी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, तेमुचिन था चंगेज खान का मूल नाम। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास हुआ था आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के तट पर अर्थात किनारे पर। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम था तेमुचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने यह वक्तव्य दिया था कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है? तो ये कहा था भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरूजी ने कहा था ये एक कथन। राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नेहरूजी जो है ने ही ये क्या दिया था, ये वक्तव्य दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास का, ये जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन के फील्ड में ये जबरदस्त क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन के दौरान। कांग्रेस ने 1920 में हुआ था ये नागपुर अधिवेशन और इसमें पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। और विजय राघवाचार्य ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी एस चंद्रशेखर ने। विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर पड़ेगा ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से नहीं बच पाता भाई साहब, ब्लैक होल याद रखिएगा। और जो भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे वो चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर पाते और अंततः क्या होता है कि वे ब्लैक होल या फिर कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। जब उनका भार इतना बढ़ जाता है कि और अधिक वृद्धि को वे नहीं सहन कर पाते तो वे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एस बी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का ये क्या गया था, प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन एवं अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीकी है और इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। गोबर गैस प्रणाली बड़ी अच्छी प्रणाली है ये पर्यावरण मित्र तकनीकी कहलाती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है, क्या छोड़ती है प्याज जिससे आंखों में आंसू आते हैं? तो भाई साहब याद रखेगा ये छोड़ती है सल्फेनिक अम्ल। विकल्प बी सही हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल के कारण ही आंखों में आंसू आते हैं जब आप प्याज काटते हैं। प्याज काटने पर क्या होता है कि सिंथेस नामक एक एंजाइम होता है वो निष्कासित होता है। कौन सा? सिंथेस नामक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होता है कि प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड, ये सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है और प्याज में पाया जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण ही प्याज के छिलके उतारने पर भैया आप रोने लगते हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात ऑक्सीजन को एक जगह दूसरी जगह तक ले जाना काम है इसका हीमोग्लोबिन का। लाल रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग, जो रक्त में लाल रंग होता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई साहब देखिए वैसे तो कारण सारे हैं लेकिन आपसे पूछा गया है मुख्य कारण। क्वेश्चन आपको ऐसे ही घुमा के पूछा जाएगा तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवासों का विनाश लगातार किया जा रहा है और यही कारण है कि जैव विविधता के कम होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस हैदराबाद में स्थित है ये। और यह संस्थान क्या करता है कि प्रोफाइलिंग और संबंध विश्लेषण का कार्य करता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। इस संस्थान है वो क्या करता है कि प्रोफाइलिंग और संबंध विश्लेषण का कार्य करता है और इससे होता है विश्लेषण का उपयोग अपराधों की जाँच के लिए होता है। यहाँ आनुवांशिक खामियों का पता लगाया जाता है और इस क्षेत्र में अनुसंधान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी है, अबुल फजल ने लिखा था ये। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद लिखा गया था ये। और ये पुस्तक 3 जिल्दों में बटी हुई है। किसमें? 3 जिल्द में। इसकी जो आखिरी जिल्द है उसका नाम है आईने अकबरी, आखिरी जिल्द का नाम। और यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल काल के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का मतलब है कि अकबरकालीन जो शासन प्रणाली थी किस प्रकार की थी, कैसे संचालन होता था और मुगल काल का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है ये पुस्तक, जो 3 जिल्दों में बटी हुई है, जिसकी आखिरी जिल्द है आईने अकबरी, जो लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है?
तो भाई साहब ध्यान से पड़ेगा, उसमें उसका जो भार है वो घट जाता है, घर नहीं भैया घट जाता है, उसका भार क्या होता है, घट जाता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6वां भाग होता है। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, और चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल का अभाव है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, वायुमंडल का अभाव किसके कारण है, कम गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, किस तत्व की कमी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन। आप सभी जानते हैं घेंगा रोग जिसे हम क्या कहते हैं, गाइटर रोग भी कहते हैं। गाइटर ये गले का रोग है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण ही थायरोक्सिन हार्मोन का अपर्याप्त उत्पादन होता है। किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है और गले में सूजन तथा गांठ हो जाती है। इस रोग का उपचार आयोडाइज्ड नमक तथा थायोयूरेसिल औषधि है। यदि आप आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करते हैं और या फिर थायोयूरेसिल जो औषधि है उसका प्रयोग करते हैं तो आप इस रोग से बच सकते हैं। तो इसलिए भैया सही आयोडाइज नमक खाइए और किससे? घेंगा रोग से बचिए। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? अब ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन आया है। ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका, कीनिया या फिर वेनेजुएला। मेरे पास मैंने आपको पहले बताया कि बहुत अच्छी इसकी ट्रिक है, मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। जितनी भी चारों लाइन है, कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इन चारों की बड़ी जबरदस्त ट्रिक मेरे पास है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए पहले चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा निम्न में किस देश से गुजरती नहीं है? तो ये भाई साहब ऑप्शन नंबर सी कीनिया से नहीं गुजरती। अफ्रीकी देश कीनिया, ये कीनिया, कंपाला, कौन सा? कीनिया, कंपाला, कांगो, सोमाली गणराज्य और ये आपका कौन सा? रवांडा, युगांडा आदि देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका, वेनेजुएला इन देशों से नहीं गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये क्यों नहीं गुजरती? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, कोस्टारिका आपका उत्तरी अमेरिका में, जबकि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश है। इसलिए जो है भैया जो भूमध्य रेखा है ये इन देशों से होकर नहीं गुजरती है। और गुजरती कहाँ से है? तो कीनिया, कंपाला, कांगो, सोमाली गणराज्य, रवांडा, युगांडा इन सबसे होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो यदि आपके मस्तिष्क और मेरु रज्जा पर जो चढ़ी झिल्ली है यदि उसमें सूजन आ जाए तो उससे होने वाला रोग है आपका मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा विकल्प डी, मेनिंजाइटिस। और ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में स्पेशल फैक्ट, जो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा को ढकने वाली झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस उस झिल्ली को कहते हैं, जो ढकने वाली झिल्ली है मेनिंजस कहते हैं। और इसमें सूजन और दर्द को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इस रोग के कारण क्या होता है कि गला दुखता है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, लगातार उल्टियाँ आती है और मानसिक चेतना में कमी आ जाती है। जबकि जो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनके बढ़ जाने के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं ल्यूकीमिया। और लकवाग्रस्त रोग होता है आपका पैरालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? लहुरादेव, सेनुवार, सोहगोरा या फिर कौशाम्बी। तो ये मिलता है आपका लहुरादेव से। विकल्प ए सही हो जाएगा, लहुरादेव से। और गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से मिलता है। अब लहुरादेव भैया है कहां पर? तो ये भैया उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है लहुरादेव वर्तमान में। बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्या यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। जबकि वर्तमान में जो लहुरादेव है जहाँ से आपके ये धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था गंगा घाटी में, तो ये आपसे पूछा जाएगा तो ये लहुरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो भैया अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। और चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। और इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों हो जाती है भैया? सोचती है क्यों जाती है सुस्त? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इसलिए घड़ियां थोड़ा धीमे चलने लगती है, बार बार आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ता है उसमें। गर्मी में जो लोलक की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि, और उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। जबकि सर्दियों में इसके उल्टा होता है, लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है और लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। तो इसलिए आपको भैया गर्मी और सर्दी कहने का मतलब पूरे साल आपको घड़ी को एडजस्ट करना पड़ता है। आप देखते हैं यदि आप 1-2 महीना उससे एडजस्ट नहीं करें तो उसका टाइम आगे पीछे हो जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि गर्मी में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और सर्दियों में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्ण रहित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में।
यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। पर्णहरित जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः क्या होता है, हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है पर्णरहित क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दूसरा, यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होती है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होती है। पौधों के जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। और पौधों में क्लोरोफिल प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, वन या फिर महासागर? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, महासागर। ये पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ होता है, पहले तो यहाँ पर पड़ेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता किसे कहते हैं। तो भैया इसका अर्थ होता है कि पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों के द्वारा सौर्य ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा में वृद्धि दर, इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। और इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका महासागर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने ईमानदारी से पूरी वीडियो देखे फ्रेंड्स, अंत तक वही टिकेगा जिसके मन में जज्बा होगा कुछ कर गुजरने की, जिसने ठान रखी होगी, और जो एग्जाम में कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, वही लास्ट तक रुकेगा मेरी वीडियो में। क्योंकि मेरी ऐसी वीडियोज़ मैं मानता हूँ कि आपको बोर कर सकती है, लेकिन भाई साहब इंटरेस्टिंग यदि आपको पढ़ना है तो आप कहीं और जाइएगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग पढ़ाई आपको इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन आपको कामयाब नहीं बना सकती। आपको यदि मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई आपको कामयाब बनानी है, तो भाई साहब ऐसे फैक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल से पूरा पढ़ने पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो भी आप बना सकते हो। जितने मैंने फैक्ट बताए उन सभी को यदि आप नोट कर लें तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपके पास कुछ सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिख दें। अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों में शेयर करने का आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया, बाबा अपना काम करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी और भी खतरनाक धुआंधार वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार वीडियो में।